नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कल इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। देखिएगा इसमें एक छोटा सा और टॉपिक है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले जाइगोट बना होता है, तो जाइगोट से आगे चल करके ब्लास्टुला बनता है, 64 सेल स्टेज होता है, ठीक है। फिर इसी में ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास बना हुआ है। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होता है जिससे आगे चल करके कोरियन, एम्ब्रियन, रिंडोन और ऑक्साइड होता है। इनर सेल मास जो होता है आगे चल करके ये 3 लेयर में डिफरेंशिएट हो जाता है। सबसे पहले बनता है एक्टोडर्म, उसके बाद बनता है एंडोडर्म और नेक्स्ट बनता है मेसोडर्म। अब इसी एक्टोडर्मल सेल से जो भी ऑर्गन या बॉडी पार्ट बनेगा उसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल होगी, जो मेसोडर्मल टिश्यू से ओरिजिनेट होगा उसकी ओरिजिन मेसोडर्मल होगी, और जो एंडोडर्मल टिश्यू या सेल से बना होगा उसकी ओरिजिन एंडोडर्मल होगी, ठीक है। तो इतना ही है, देख लीजिएगा कल वाले डायग्राम में देखते चलिएगा सर पॉइंट्स। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूट्रस इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द कोरियनिक विलाई। तो कह रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट पर ही, तो ट्रोफोब्लास्ट आउटर मोस्ट लेयर था, उसी को हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोला था, वही आगे चल करके कोरियनिक विलाई बनाता है। और कोरियनिक विलाई क्या बनाता है? प्लेसेंटा, which are surrounded by the uterine tissue and the maternal blood। तो जो प्लेसेंटा होता है एक्चुअली जब यूट्राइन टिश्यू से कनेक्ट करता है ये कोरियनिक विलाई, तो यहाँ पे इस रीजन में मैटरनल ब्लड इकट्ठा होता है ढेर सारा। तो ये कोरियनिक विलाई के थ्रू जो है इसमें इसी के थ्रू ब्लड वेसल्स जाती हैं, अम्लाइकल आर्टरी और अम्लाइकल वेन। तो अम्लाइकल वेन जो है यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है और उधर फीटस से जब एक्सचेंज हो जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करता है? अम्लाइकल आर्टरी। The chorionic villi and uterine tissue become integrated with each other and jointly form a structural and functional unit between the developing embryo, that is fetus, and the maternal body called the placenta। तो कह रहे हैं यही कोरियनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू जब एक साथ मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड मैनर में जुड़ जाते हैं, तो यही कनेक्शन क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ये फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शन होते हैं? ये पहली बात तो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है फीटस और मदर के बीच का। दूसरी बात ये डेवलपिंग फीटस को या एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक। साथ ही साथ ये स्टोरेज ऑर्गन का भी काम करता है, ग्लाइकोजन स्टोर करता है। इसके अलावा ये इंडोक्राइन फंक्शन भी शो करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज करता है, ठीक है। और साथ ही साथ प्लेसेंटा से HCG ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन HCG हार्मोन सेक्रेट होता है। देखिए आप इंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ेंगे तो इंडोक्राइन सिस्टम में आपको बताया जाएगा हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स के लिए एक डेफिनेशन है वहाँ पे, हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल दैट आर सीक्रेटेड इन ट्रेसेस, जो कि बहुत कम मात्रा में सीक्रेट किए जाते हैं, उनको हम हार्मोन बोलते हैं। एक्सेप्ट HCG ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी कॉज होती है या एम्ब्रियो जो है अटैच हो जाता है या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही हो जाता है या जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसी दिन से HCG का लेवल जो है वो मैटरनल ब्लड में बढ़ने लगता है और इतनी मात्रा इसकी ज़्यादा हो जाती है कि ये यूरिन के थ्रू पास होने लगता है। तो इसी हार्मोन पे बेस्ड एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं। ये प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए टेस्ट किया जाता है। जैसे मार्केट में कई सारे प्रेगनेंसी कंफर्मिंग किट आते हैं, तो
वहाँ पे जो है ये बेसिकली हार्मोन बेस्ड किट होते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, फीमेल के यूरिन का सैंपल जो है इस जगह पर पुट करना होता है और यहाँ पे इंडिकेटर होता है इसका, एक या दो लाइन अपीयर होता है। अगर वन लाइन अपीयर होता है दैट मींस फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट, बट अगर दूसरी लाइन अपीयर हो जाती है देन इट मींस होगा कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है। ये एचसीजी बेस्ड होता है। कभी कभी क्या होता है एचसीजी का हार्मोन, एचसीजी का लेवल जो होता है, इस हार्मोन का लेवल जो होता है फीमेल के बॉडी में यूजुअली भी इंक्रीज करता है। तो इसकी इफिशियंसी जो है प्रेगनेंसी किट की वो ऑलमोस्ट 90 to 95% है, 90 से 95% है। 5% इसके भी फेलियर के चांसेस हैं कि ये गलत इंडिकेशन दे सकता है। या इंडिकेशन क्या है, इन द सेंस ऑफ हार्मोन, हार्मोन पे बेस्ड होता है। तो अगर यूरिन में हार्मोन प्रेजेंट होगा देन पॉजिटिव शो करेगा और नहीं होगा तो नेगेटिव। तो देखिएगा द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, साथ ही साथ फीटस के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट करता है। अगर ये काम प्लेसेंटा कर दिया तो एलेक्ट्रोलाइट और ऑक्साइड का फंक्शन खत्म हो गया। एलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करता है और ऑक्साइड जो होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो वो दोनों नॉन फंक्शनल या वेस्टिजियल कंसीडर किए। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड उसके नाभि से जुड़ा हुआ होता है, एक रस्सीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन पाई जाती है, which help in the transport of substances through and from the embryo। ध्यान दीजिएगा, responsible for the transport of substances to and from the embryo। embryo तक भी लेके जाता है और embryo से लेकर के जाता है। embryo तक क्या लेके जाएगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। तो टू जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के लिए, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए यूज किया। Placenta also act as endocrine tissue and produces several hormones like human chorionic gonadotropin (HCG), human placental lactogen (HPL). ये मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एल्वियोलाई का फॉर्मेशन कराता है। मेमरी ग्लैंड के अंदर क्या बनाता है, एल्वियोलाई बनाता है ढेर सारे। लेकिन मिल्क के फॉर्मेशन के लिए PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क इंजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन, ये इतना ध्यान रखिए। इसके अलावा है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एटसेट्रा। एंड इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड द रिलैक्सिन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय ओवरी। अंडरलाइन। देखिए ओवेरियन हार्मोन में आपने पढ़ा था प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। रिलैक्सिन कब सीक्रेट होगा, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लास्ट वीक जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो उसी समय रिलैक्सिन भी रिलीज किया जाता है, जो प्यूबिक बोन होती हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाता है। इसको क्या करता है, वो रिलैक्स कर देता है। तो धीरे धीरे जो पेल्विक बोन है वो शिफ्ट होने लगती है, यानी सर्विक्स का डायमीटर इंक्रीज कर जाता है। तो जब सर्विक्स का डायमीटर प्रॉपर्ली इंक्रीज कर जाता है तभी नॉर्मल चाइल्ड बर्थ पॉसिबल होगा। तो ड्यू टू रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और एच देखिए, एक हार्मोन है रिलैक्सिन, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है PRL। इनको हम बोलते हैं हार्मोन्स ऑफ मैटरनिटी। दीज हार्मोन्स आर सीक्रेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, नॉट बिफोर एंड बियॉन्ड दिस। ना तो उससे पहले ना उसके बाद। 3 हार्मोन है PRL, मिल्क का फॉर्मेशन कराएगा। मिल्क का फॉर्मेशन तभी चाहिए होगा जब चाइल्ड बर्थ होगा। रिलैक्सिन हार्मोन चाइल्ड बर्थ के समय ही रिलीज किया जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी विग्रस कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है नॉर्मल चाइल्ड। वहाँ लास्ट लाइन में NCERT के लिखा हुआ है, जब आप पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे लास्ट लाइन लिखा हुआ है विच हार्मोन शुड बी यूज्ड when the oxytocin level is low। तो
एक सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन आता है मार्केट में, क्या बोलते हैं, पिटोसिन। तो इसका इंजेक्शन दे दिया अगर नॉर्मल चाइल्ड बर्थ नहीं होता है तो। सर ऑक्सीटोसिन तो मतलब पोस्टीरियर लोब से होगा, तो मेल और फीमेल दोनों में होता है। क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता है। जितने भी इनवॉलंटरी मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होगा, तो उसको यही क्रिएट करता है। तो माइल्ड सिक्रीशन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इसका सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जैसे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपने पेरिस्टाल्सिस भी पढ़ा है, तो दैट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय द सम हार्मोन एंड न्यूरल सिस्टम। हमने पढ़ा है ना, वो एक नर्व प्लेक्स होता है जो इसको रेगुलेट करता है पेरिस्टाल्सिस को, क्या बोलते हैं, मैंट्रिक प्लेक्सस या प्लेक्सस ऑफ आर्बाइन बोलते हैं। प्रेजेंट इन बिटवीन द आउटर एलिमेंट एंड इनर सीएमएल, दोनों के बीच में पाया जाता है, तो पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करता है। तो आप जब भी आप चाहे न्यूरल सिस्टम पढ़िएगा या एंडोक्राइन सिस्टम पढ़िएगा, तो वहाँ पे आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम बोथ आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों एक दूसरे की फंक्शनिंग में। आगे देखिएगा, लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL and relaxin are produced in women only during the pregnancy. Sorry, HCG कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे जो है ऑक्सीटोसिन, HCG कर लीजिए, मेनली HCG। वैसे ऑक्सीटोसिन होता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन की कम मात्रा जो है ऑलरेडी सीक्रेट। HCG, रिलैक्सिन और HPL, PRL भी, इसमें PRL भी इंक्लूड कर सकते हैं। HPL के साथ ह्यूमन प्लेसेंटल नाइट्रोजन के अलावा PRL भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी हार्मोन्स ऑफ मेटर्निटी ही कहलाते हैं। मदर में मिल्क का सिक्रेशन तभी होगा जब वो चाइल्ड बर्थ करेगी। इन एडिशन, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का मतलब होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, PRL, थायरॉक्सिन etc. आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स। सेवरल फोल्ड्स का मतलब होता है कई गुना, कई गुना। इन द मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड में इसकी मात्रा जो है कई गुना इंक्रीज करता है इन सभी हार्मोन्स। तो हम आगे पढ़ेंगे, थायरॉक्सिन जो होता है वो BMR को कंट्रोल करता है, प्रोलैक्टिन आपको बताया ही मिल्क फॉर्मेशन के लिए है, और कॉर्टिसोल जो होता है इसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है पर्सन की बॉडी। तो सेलुलर अपटेक जो है कंट्रोल करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करता है कॉर्टिसोल, इसी को हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो कॉर्टिसोल जो है, कॉर्टिकॉइड्स में दो आते हैं, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को हम कॉर्टिसोल बोलते हैं और मिनरलोकॉर्टिकॉइड को एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। अगला पॉइंट देखिएगा, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। ये सभी हार्मोन फीटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी इसको सपोर्ट करते हैं। मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को अंडरलाइन करके प्रोजेस्टेरोन लिख सकते हैं ब्रैकेट में, मेन हार्मोन वही है। अगला देखिएगा, immediately after the implantation the inner cell mass that means embryo differentiate into an outer layer called the ectoderm and an inner layer called the endoderm। तो सबसे पहले ये दो लेयर बनता है, पहले एक्टोडर्म देन इंडोडर्म, उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या बनता है, मेसोडर्म।
वो भी ऐसे ऑर्गन में बनेगा जो डिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो एनिमल किंगडम में आप पढ़ चुके हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। जरूरी नहीं है कि मेसोडर्म सब में बने, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा में नहीं, प्लैटीहेल्मिन्थेस से बनता है। A mesoderm soon appear between the ectoderm and endoderm। तो mesoderm इसके बाद ओरिजिनेट होता है इन दोनों लेयर के बीच। These three layers give rise to all tissue or organ in the adult, and it need to be mentioned here that inner cell mass contains certain cells called the stem cell which have the potency to give rise to all the tissue and organ। अभी ये जब अनडिफरेंशिएटेड सेल मास होता है तो अनडिफरेंशिएटेड सेल मास में ये पूरा का पूरा स्टेम सेल जब डिफरेंशिएट कर जाता है तो इसमें से कुछ सेल स्टेम सेल होते हैं, कुछ सेल स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल आर अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो अगर हम बंटवारा कर देंगे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में, तो डिफरेंशिएट कर दिया हमने ना। तो डिफरेंशिएशन से पहले जो सारी सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल। स्टेम सेल की खासियत क्या होती है? स्टेम सेल हैज द एबिलिटी टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन। ये किसी भी तरह के टिश्यू या ऑर्गन को फॉर्म कर सकता है। तो एनिमल में होगा तो उसको स्टेम सेल बोलेंगे, प्लांट में होगा तो उसको, अगर यही सेल प्लांट में होगा क्या बोलेंगे? टोटिपोटेंट सेल बोलते हैं। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो ये स्टेम सेल होता है। प्रेजेंट टाइम में आपने कई सारे एडवर्टीजमेंट वगैरह देखे होंगे, टीवी में दिखाते हैं इस समय कि स्टेम सेल बैंक बनाया है। क्या बनाया है? स्टेम सेल बैंक बनाया है। ठीक है, लेबोरेटरी होती है जहाँ पे कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल अपने एम्ब्रियो का स्टेम सेल प्रिजर्व करवा सकती है। ठीक है, तो इनिशियल फेज में ही क्या किया जाता है, यहाँ से कुछ सेल्स को निकाल लिया जाता है और प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। इस 35,000 रुपये कॉस्ट आती है, रखवा देते हैं लोग। इन फ्यूचर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी हुई जिससे हम क्या करेंगे, जो ऑर्गन फॉर्मिंग जीन है उसको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करके हम उसका एक्सप्रेशन अगर लैब में करा सकते हैं इन विट्रो, देन हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि हमको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए किसी डोनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्टेम सेल में वही जीन डाल देंगे तो वो क्या करेगा, वही पर्टिकुलर ऑर्गन बनाएगा। तो एक्चुअली इस पर रिसर्च चल रहा है और कुछ प्रोग्रेस है, इसलिए इस तरह का इनिशिएशन किया गया। मान लीजिए किसी पर्सन की किडनी खराब हो जाती है तो वो डोनर खोजता है, तो डोनर मिले तो मिले, नहीं मिले तो फिर डायलिसिस पे जिंदा है जब तक है। होगा क्या, हम अगर किडनी फॉर्मिंग जीन को निकाल लेंगे, हम स्टेम सेल के अंदर डाल करके लैब में नई किडनी बनवा लेंगे, कह देंगे ऑर्डर पर दे देंगे भैया 2 महीने बाद उनको किडनी चाहिए तो मिल जाएगा। एक्चुअली ऐसा रिसर्च जो है वो कई सारा रिसर्च जो है वो प्रोग्रेस पे चल रहा है अदर एनिमल्स में। अभी ह्यूमन रिसर्च नहीं किया गया, लेकिन ह्यूमन रिलेटेड रिसर्च किया गया है। चूहे की पीठ पे ह्यूमन ईयर उगाया गया, ठीक है, ईयर फॉर्मिंग जीन को उसके अंदर स्टेम सेल के अंदर डाल करके उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया गया और वो टिश्यू डिवाइड करके उस चूहे की पीठ पर कान के जैसा स्ट्रक्चर उभर के निकला है। तो यानी हम ऐसा काम कर सकते हैं, फ्यूचर में इसको दिखाई दे रहा है। तो जो भी ऑर्गन या बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा हम दोबारा बना सकते हैं। बस हमको पता लगाना होगा किस ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम काम करेंगे। तो ये स्टेम सेल होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये किसी भी तरह के सेल का फॉर्मेशन कर सकते। जैसे जैसे हम एडल्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं, ये स्टेम सेल्स का नंबर कम होता है, ठीक है। और अभी भी हमारे बॉडी में कुछ स्टेम सेल प्रेजेंट होती हैं बोन मैरो में, ठीक है, बट उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना स्टेम सेल थेरेपी, नाम सुने हो? स्टेम सेल थेरेपी क्या होता है, जैसे आपके बॉडी में कुछ सेल्स जो है जैसे मान लीजिए डिफेक्टिव हो गई या
जो है वो उनका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है। जैसे कोई ग्लैंड ही है, साइज बहुत छोटा है, तो आप सोचिए कि आप उस ग्लैंड का सर्जरी कैसे करेंगे या क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं, वहाँ स्टेम सेल थेरेपी करते हैं। स्टेम सेल को डाल देते हैं, वो वहाँ डिवाइड करके वही टिश्यू बना लेता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द स्टेम सेल थेरेपी। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वगैरह पढ़ते हैं ना, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के बजाय हम स्टेम सेल थेरेपी भी कर सकते हैं। दोनों मेथड अपनाया जाता है, बट इन द मोड ऑफ कैंसर, और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव। मेरे ही नॉलेज में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का जो खर्चा है वो लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपये। गारंटी नहीं है कि बच जाए, लेकिन वो लास्ट मेथड, जब कीमोथेरेपी भी नहीं असर कर रही है और कुछ नहीं असर कर रहा है, तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। बोन मैरो को निकाल लिया जाता है ऐसे पार्ट से, एक ऐसे बोन से जहाँ पे कैंसर नहीं हुआ या नहीं रेडिएट हुआ होता है, उसको लैब में रख करके हम उसका कल्चर करा लेते हैं, ग्रो करा लेते हैं, और उन्हीं को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जितना आसान पढ़ रहे हैं उतना आसान होता है। अगला देखिए, अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। किसकी? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, यानी कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं और किस किस ड्यूरेशन में आते हैं। ये नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्च्यूरेशन इसको बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आगे देखिए। व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट द वेरियस मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, कह रहे अलग अलग महीनों में क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ, जो ह्यूमन बीइंग का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 महीने का होता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से डे ऑफ चाइल्ड बर्थ के बीच का जो ड्यूरेशन होता है। द टाइम ड्यूरेशन इन बिटवीन द फर्टिलाइजेशन टू द डे ऑफ चाइल्ड बर्थ इज नोन एज द जेस्टेशन पीरियड। अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग। ह्यूमन बीइंग का 9 मंथ होता है। लार्जेस्ट जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो एलिफेंट का होता है, 539 या समथिंग डेज, 539 दिन। ठीक है, लगभग 2.25 साल। सबसे कम होता है वाटर थ्रू का। वाटर थ्रू 14 दिन होता है, मतलब आज फर्टिलाइजेशन में 14वें दिन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। मिनिमम ड्यूरेशन रेड का 21 डेज है, डॉग एंड कैट्स का 63 डेज है, 61 to 63 डेज, 61 से 63 दिन है। ठीक है, लगभग 2 महीने। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग जेस्टेशन पीरियड होता है, ध्यान दीजिए। डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन द डॉग? और कैट बता दिया, एलिफेंट भी बता दिया, तीनों बता दिए हैं। एलिफेंट का लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है, सबसे लंबा 529 दिन। फाइंड आउट इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड। अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ, अब हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया। पहले महीने के अंत में हार्ट बन जाता है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सिस्टम which start to develop in the embryo, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट नहीं है, हार्ट ऑर्गन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्गन which start develop in the fetus, ब्रेन। कंफ्यूज हो जाता है इसे, कहेंगे सर एनसीईआरटी में हार्ट लिखा हुआ है, तो हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो वो सिस्टम है जो सबसे पहले डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। पहला ऑर्गन जो डेवलपमेंट शुरू होता है या जिसका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, पहला ऑर्गन पूछा जाएगा तो ब्रेन। आगे देखिए। द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस may be noticed by listening the heart sound carefully through the stethoscope। कह रहे हैं कि पहला साइन जो कि फीटस डेवलप कर रहा है वो फिजिकली कैसे सुना जा सकता है या देखा जा सकता है, तो स्टेथोस्कोप की मदद से उसकी हार्ट बीट सुनी जा सकती है। अगला, by the end of the second month of pregnancy the fetus develops the limb and digits।
2 महीने के अंत में, ठीक है, 2 महीने के अंत में उसका साइज जो होता है वो 1 इंच हो। 2 महीने के बाद एम्ब्रियो का जो साइज होता है वो 1 इंच लगभग 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसी कैप के जितना बड़ा होगा। इतने में ही आप इसको देख करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये ह्यूमन का एम्ब्रियो। उसमें हेड होगा, ट्रंक वाला पार्ट होगा, हाथ और पैर होंगे और हाथ पैर में उंगलियां भी। आप साइज का अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 महीने के अंत में आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ह्यूमन एम्ब्रियो। आगे तो लिम्स एंड डिजिट्स अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाथ पैर और हाथ पैर में उंगलियां 2 महीने के बाद बन जाती है। बाय द एंड ऑफ 12th वीक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीने के बाद, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, ज्यादातर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एज वेल एज जेनिटल ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड। तो देखिए पहले इनिशियल फेज में एक अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, 1-1.5 महीने पर, ठीक है। दूसरा अल्ट्रासोनोग्राफी होता है 3 महीने पूरा हो जाने पर, चौथे महीने के फर्स्ट या सेकंड महीने, ठीक है, कि उसका डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं। उसी दौरान अल्ट्रासोनोग्राफी का मिसयूज कर लिया जाए। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन चाइल्ड का डेवलप कर गया होता है तो देख करके बता देता है चाइल्ड मेल है कि फीमेल है। तो सेक्स डिटरमिनेशन प्रोहिबिटेड है। क्लिनिक में आप जाते हैं तो बड़ा सा बोर्ड लगा होता है ना कि यहाँ पे भ्रूण का लिंग परीक्षण नहीं होता, सेक्स डिटरमिनेशन इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट ने नियम कानून लगाया है कि अगर कोई भी क्लिनिक या डॉक्टर ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो क्लिनिक में ताला, मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो डिग्री होगी वो रद्द कर दी जाएगी, फिर कभी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। 1 से 3 लाख रुपए तक जुर्माना और 1 से 3 साल की जेल, इतना कुछ हो सकता है। फिर भी बताने वाले बता ही देते हैं। पर्चा बनाते हैं जहाँ आपका सीरियल नंबर लिखा होता है वहीं पे लिख देते हैं। ये कोडिंग कहेंगे कि हमारा सीरियल नंबर चल, सीरियल नंबर नहीं, डायरेक्ट वे में बता देते हैं कि चाइल्ड जो है गर्ल है कि बॉय है, मेल है कि फीमेल। आगे देखिए, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5वें महीने पर उस फीटस के पूरे बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ हो जाता है, पूरे बॉडी के ऊपर हेयर आ जाते हैं, हेड पे हेयर आ जाता है। 6ठे महीने में फिर आईलिड वगैरह सेपरेट हो जाती है, पहले सिंगल यूनिट में होती, बंद होती है। ये आईलिड सेपरेट होता है, फिर इसमें आईलैशेस अपीयर होना शुरू होता है। ध्यान दीजिए, बाय द एंड ऑफ अबाउट 24th वीक, 6 मतलब 6 महीने के अंत में, एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर एंड आईलिड सेपरेटेड। आईलिड सेपरेट हो जाती है, अलग अलग, ये आईलिड दोनों अलग अलग हो जाता है, पहले सिंगल यूनिट होता है। तो अगर किसी 6ठे महीने में किसी चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा ना, एबॉर्ट हो जाएगा तो ये बंद रहेगा, ओपन नहीं मारेगा, ये सेपरेशन नहीं। एंड आईलैशेस आर फॉर्म, इसके ऊपर आईलैशेस बन जाते हैं, पलके बनने लगती हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द 9th month ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर द डिलीवरी। अगला देखेंगे पार्चुलेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुलेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क का फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क इज नोन एज द लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months, which is called the gestation period. Vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy causes the expulsion or delivery of the fetus. कह रहे हैं ऑक्सीटोसिन जो होता है वो चाइल्ड के डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर काम करता है।
पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक जानते हैं? पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है? जैसे समझिए कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। क्या करता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। तो जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसके थ्रू नर्व स्टिमुलस जो है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास मैसेज भेजेगा। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन और बढ़ा देगा, कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, मैसेज जाएगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल और बढ़ा देगा, कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। तो समय के साथ हार्मोन का लेवल और कॉन्ट्रैक्शन दोनों इंक्रीज करता जाता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या कहेंगे? सर थोड़ा तेज पढ़ाइए। ये है हाइपोथैलेमस, ये है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से मान लीजिए कोई ग्लैंड कंट्रोल होता है, ये थायराइड। और थायराइड एक हार्मोन रिलीज करता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या करता है? हमारे बीएमआर को कंट्रोल करता है, ठीक है। मान लेते हैं पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH रिलीज होता है। ये थायराइड को स्टिमुलेट कर दिया। थायराइड स्टिमुलेट हो गया तो थायराइड ने थायरॉक्सिन रिलीज किया। थायरॉक्सिन ने हमारा बीएमआर बढ़ा दिया। बीएमआर हमारा नॉर्मल था, नॉर्मल से बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये मैसेज जो है ये जाएगा, बढ़े हुए बीएमआर का मैसेज जाएगा पिट्यूटरी के पास और हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या करता है? एक TSH-IH हार्मोन रिलीज करता है या TSH-RH रिलीज करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। तो ये क्या करेगा? ये इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा तो ये TSH को इनहिबिट कर देगा, सिक्रेशन कम करा देगा। तो सिक्रेशन डाउन करा देगा तो थायराइड को स्टिमुलेट नहीं करेगा, थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाएगा और बीएमआर आपका घट जाएगा, ठीक। लेकिन अगर बीएमआर और घटा हुआ है तो ये मैसेज फिर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। फिर यहाँ से TSH-RH रिलीज होगा। ये TSH रिलीज कराएगा, ये थायराइड स्टिमुलेट करेगा, थायरॉक्सिन रिलीज होगा, हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। जब बढ़ा हुआ होगा तो घटा देगा, जब घटा हुआ रहेगा तो बढ़ा देगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सपोज दैट, तो अगर हम पढ़ा रहे हैं तो अगर मेरे पढ़ाने की स्पीड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है तो कहेंगे सर बहुत ज़्यादा तेज पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा धीरे पढ़ा, ठीक। मैं स्पीड अपनी घटा लिया। फिर कुछ समय के बाद पढ़ाते पढ़ाते रहा नहीं गया, फिर कह रहे हैं कि सर इस स्पीड से पढ़ाएंगे तो ख़त्म नहीं होगा सिलेबस। तो हमने किया, अपने स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लिया। ये दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं आप। एक ये कि मेरे पढ़ाने की स्पीड से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, पढ़ाना मुझे ही है, मैं कंट्रोल कर लूँगा, ठीक है। या मान लीजिए आपके पास ये आपने ये मैसेज मुझे दिया या फिर ये मैसेज जो है ये हायर अथॉरिटी के पास दे दिया, जो भी मुझे रेगुलेट करता है, कमांड देता हो। आप वहाँ जाके बताएं, कहे कि सर जो है पढ़ा के चले जाता है, हमको समझ में नहीं आता, तो कह दीजिए थोड़ा धीरे पढ़ाएं। तो इनसे मैसेज हमको मिलेगा, फिर मैं कंट्रोल करूँगा, फिर मैं धीरे कर लूँगा। फिर धीरे कर रहे थे तो फिर वहाँ पहुँच गए कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर मेरे तक मैसेज आएगा। तो डायरेक्ट पिट्यूटरी कंट्रोल करेगा, इनडायरेक्ट हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। पिट्यूटरी इसीलिए मास्टर ग्लैंड कहलाता है और ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। बात आगे समझ। ये नेगेटिव फीडबैक, ये पॉजिटिव। जैसे आप कहें सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो हम सोचे कि मेरी तारीफ कर रहे हो तो हम खुश हो गए, तो हम और तेज पढ़ाने लगे। क्या सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो हम और खुश हो गए, हम और ज़्यादा तेज पढ़ाने लगे। और तब तक तेज पढ़ाते रहेंगे जब तक सिलेबस खत्म ना हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्शन तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि नॉर्मल चाइल्ड बर्थ ना हो। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। आगे देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस दैट इज चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड द पार्चुलेशन। तो बच्चे को जन्म देना ही क्या कहलाता है? पार्चुलेशन कहलाता है। पार्चुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइनल मैकेनिज्म। अंडरलाइन कर लीजिएगा, न्यूरल एज वेल एज एंडोक्राइनल रिफ्लेक्स काम करता है यहाँ पे। न्यूरल सिग्नल फुल्ली डेवलप्ड फीटस के द्वारा जनरेट किया जाता है, और एंडोक्राइनल तो मैं बता ही चुका। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर मैसेज आएगा नर्वस सिस्टम के द्वारा, फिर ये हार्मोन रिलीज करेगा। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम है ना, हार्मोन रिलीज करना, और न्यूरल सिग्नल जा रहा है, दोनों मिलकर के कंट्रोल करता है।
The signal for the parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, दोनों के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा और fully developed fetus के द्वारा, कि वो भी न्यूरल स्टिमुलस जनरेट करता है कि उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, उसका जन्म होना चाहिए, या प्लेसेंटा fully developed fetus जो है प्लेसेंटा के थ्रू स्टिमुलेट करेगा। प्लेसेंटा which induce the mild uterine contraction called the fetal ejection reflex। अब मैसेज आएगा तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फीटस का इजेक्शन होगा, इसी को रिफ्लेक्स बोलते हैं। रिफ्लेक्स आर्क पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम पे आगे। दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। तो मदर के पोस्टीरियर लोबर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होने लगेगा, क्या? ऑक्सीटोसिन। Oxytocin act on the uterine muscle and causes the stronger uterine contraction, which is in turn the stimulate the further secretion of oxytocin। तो जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा फिर ये स्टिमुलेट करेगा, फिर ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन बढ़ा उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन तेज हुआ, फिर मैसेज गया और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज। This stimulatory reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion continues, resulting in the stronger and stronger contraction। समय के साथ लेबर पेन बढ़ता जाएगा और तब तक जितना ज़्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही बेहतर होगा, तभी चाइल्ड एक्सपेल होगा। This lead to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, यानी सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू बर्थ कैनाल क्या रहता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन चाइल्ड। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus। ये प्लेसेंटा जो होता है ना, ये भी डीअटैच हो जाता है। तो पहले जब यूट्राइन कैविटी के अंदर बाहर कोरियन क्लियर होती है, वो रप्चर होती है, फिर एमनियन रप्चर होता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो एमनियन जब रप्चर होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है। तो वेजाइनल कैविटी के थ्रू जब एमनियोटिक फ्लूइड आने लगता है तो ये पता चल जाता है कि विद इन द हाफ एन आवर या 1 घंटे के अंदर चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा। मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर आप पढ़ ही चुके हैं, फंक्शन पढ़ लीजिए। द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो द डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उसके अंदर की सेल्स जो है वो डिवाइड करने लगती है, यानी एल्वेलाई बनाएगा ढेर सारा। एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के खत्म होते होते क्या होता है, उसमें मिल्क का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है अंडर द पीआरएल हार्मोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीआरएल हार्मोन। टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन, मिल्क सिक्रीशन को हम लैक्टेशन बोलते हैं। एंड दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। तो इससे वो अपने न्यूबॉर्न बेबी को क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड द कोलोस्ट्रम, व्हिच कंटेन्स द सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। देखिए कई सारे एनजीओ वगैरह का ऐड आता है, गवर्नमेंट का ऐड आता है, WHO का ऐड आता है न्यूज़ पे, टीवी पे, ठीक है। तो उसमें लिखा होता है कि माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जो है वो बच्चे के लिए जरूरी होता है। द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर इज हाईली विस्कस येलो कलर स्टिकी फ्लूइड। गाढ़ा चिपचिपा सा फ्लूइड होता है, दैट इज नोन एज द कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम जो होता है ये बहुत ही जरूरी होता है इनिशियल फ्यू डेज आप समझ, क्योंकि इसमें एक एंटीबॉडी पाया जाता है, IgA बोलते हैं, हीमोग्लोबिन A। ये उस फीटस को क्या करता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, पैसिव इम्यूनिटी। तो अभी जो बच्चे का जन्म हुआ है उसके पास खुद का इम्यून सिस्टम कोई नहीं डेवलप हुआ है। तो एक तो जन्म से पहले मदर ने उसको दे दिया था IgG, हीमोग्लोबिन G, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी दैट क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर, क्रॉस करके चला जाता है। दूसरा IgA सेक्रेटरी एंटीबॉडी होता है, एक जो ब्लड सेक्रेशन में पाया जाता है लाइक दैट द मिल्क, इसके थ्रू मदर ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू पहुंचा देती है उस पर, जिससे वो ऐसे सराउंडिंग में आया है जहाँ पे कई सारे माइक्रोब पैथोजन है, उसको बीमारी कॉज कर सकते हैं। तो इनिशियल डेज में वो उसको क्या करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। दैट्स व्हाई द कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न। क्या हुआ, RH एंटीबॉडी जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है।
प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है तो हाँ, तो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। एक्चुअली प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, वो मदर की बॉडी में बन जाता है इम्यूनाइज होने, आइसोम्यूनाइज होने की वजह से। उसको इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस बोलते हैं। जब प्लेसेंटा रैप्चर होता है ना, तो उसमें कुछ ब्लड कैपिलरीज मदर की होती है, कुछ फीटस की होती है। जब दोनों रैप्चर होंगी तो इसका ब्लड यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, इसका यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। अगर मदर का ब्लड फीटस वाले में मिक्स हुआ तो अम्लाइकल कॉर्ड में मिक्स होगा ना, लेकिन जैसे ही बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो अम्लाइकल कॉर्ड में 2 क्लैंप लगा दिए जाते हैं, चिमटी लगा दिया जाता है और बीच से कट कर दिया जाता है, तो ब्लड आएगा भी तो मिक्स नहीं। लेकिन अगर फीटस का ब्लड मदर वाले में मिक्स हो गया तो मदर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है अपने ब्लड प्लाज्मा। लेकिन सर ऐसा सेकेंड प्रेगनेंसी में जब वो फीटस का हाँ, तो उस समय तो मतलब आई थी जब तो अब एंटीबॉडी बन गए हैं उसके अगेंस्ट। अब जब एक्सचेंज होगा मटेरियल का, तो वो एंटीबॉडी फीटस के ब्लड को डिस्ट्रॉय करेगा, आकर क्रॉस करके ही है। बिफोर बर्थ है क्या हुआ? बिफोर बर्थ ही रहता है। हाँ, स्टिल बर्थ कंडीशन हो जाती है उसमें, जन्म से पहले ही बच्चे की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि वो TRH एंटीबॉडी जो है उसके फीटस के ब्लड को, जो फीटस यानी जिसका बर्थ नहीं हुआ, उसके ब्लड को डिस्ट्रॉय करता है। या फिर किसी केस में बच गया तो उसको सीवियर जॉन्डिस या एनीमिया का कंडीशन में झेलना पड़ता है। जन्म से ही होता है ना कई सारे बच्चों उसके को, अंदर पहुंचेगा कैसे? क्रॉस कर जाए। आगे देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ infant growth is recommended by the doctor for the bringing up a healthy baby। तो कह रहे हैं इनिशियली, पहली बात तो 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाया जाना चाहिए, कुछ नहीं देना। 6 मंथ के बाद उसके मिल्क का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। तो पहले काऊ के मिल्क से, गाय के दूध से, क्योंकि उसमें फैट का परसेंटेज कम होता है। लेकिन कई सारे लोग कहते हैं कि गाय का ही दूध बढ़िया है, बच्चे को गाय का। फिर अगले 6 महीने तक ही बस, मतलब बच्चा जब 1 साल का हो जाए ना, तो फिर मिल्क का रिप्लेसमेंट कर दीजिए। भैंस का दूध पिलाइए, उसमें प्रोटीन और फैट दोनों की मात्रा ज़्यादा है। गाय के दूध में सिर्फ विटामिन B2 होता है, राइबोफ्लेविन होता है, और प्रोटीन की मात्रा कम होती है, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। अब बच्चा 1 साल का हो गया है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डेवलप कर गया है प्रॉपर्ली, तो वो हाई मिल्क या हाई प्रोटीन रिच डाइट जो है वो ले सकते हैं। बस इतना ही।